हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू स्टडी के इस वीडियो में हम हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं वाली सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं तथा हमारा साइंस लेक्चर में हम फिजिक्स पढ़ रहे थे। इसका हमारा ये सेकंड लेक्चर होने वाला है, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है लॉ ऑफ मोशन, गति के नियम। ये हमारा एनसीईआरटी बेस्ड पूरा टॉपिक होने वाला है, जिसमें हम ढेर सारे न्यूमेरिकल को भी करेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, वीडियो अच्छा लगने पर इसे लाइक ज़रूर करें। ठीक है, तो आज का हम हमारे ये वीडियो स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ मोशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले बल तथा गति के नियम हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो बल को पढ़ लेते हैं, फोर्स को पढ़ लेते हैं। फोर्स क्या होता है? तो बल वह बाह्य कारक है, जो बाहरी रूप से लगाए जाने वाला कारक होता है, उसको बाह्य कारक बोलते हैं। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति, आकार या आकृति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। क्या है? बाह्य कारक जो किसी वस्तु की स्थिति, आकार में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। बाहर से लगाया जाता है। जैसे स्प्रिंग पर हम बल लगाते हैं, तो यदि खींचते हुए बल लगाएंगे, स्प्रिंग को हम खींचने वाला बल लगा रहे हैं, बाहर की तरफ बल लगा रहे हैं, तो इससे ये स्प्रिंग खिंचा जाता है, जिससे इसकी आकृति, आकार में परिवर्तन होता है। ठीक है। यदि एक ट्रॉली है, ये ट्रॉली को हम यहाँ से धकेलते हैं, धकेलने से ये आगे की तरफ बढ़ती है और इसका मोशन, हम फोर्स इस तरफ लगाते हैं तो उसी दिशा में, बल की दिशा में ही हमारा मोशन भी होता है। ठीक है। तो बल आकार, आकृति में परिवर्तन करता है, बल स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। ठीक है, आगे बढ़ते। बल जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, संतुलित और असंतुलित बल। संतुलित और असंतुलित बल। जैसे यदि एक बक्सा है हमारे पास, उस बॉक्स को हम बाह्य रूप से एक बल लगा रहे हैं, यदि वो बल का परिमाण थोड़ा सा है तो वो घर्षण बल के कारण क्या होगा? आगे नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब हमारे द्वारा लगाया गया बल और घर्षण के द्वारा लगाया गया जो बल है, वो दोनों कैसे है? बराबर। परिमाण बराबर तथा विपरीत दिशा में, जैसे आपको दिख रहे होंगे ये विपरीत दिशा में लगने वाले दो बल है और इनके परिमाण बराबर है, तो ये संतुलित बल कहलाते हैं। संतुलित बल के कारण कोई गति नहीं होती है। ये बक्सा किधर भी नहीं जाएगा क्योंकि इसमें लगने वाले बल संतुलित है। अब हमने क्या किया? हमने अपने बल का परिमाण और थोड़ा सा बढ़ाया, तब घर्षण का परिमाण भी और बढ़ गया, घर्षण बल का परिमाण और बढ़ गया, क्योंकि घर्षण बल जो होता है वो बाह्य बल के समानुपाती ही लगता है। लेकिन घर्षण बल की एक सीमा होती है, उस सीमा से ज़्यादा यदि बल हमने लगा दिया, तब हमारा बॉक्स गति करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि अब जो बल है वो असंतुलित हो गए और हमेशा असंतुलित बलों के कारण ही गति होती है। पिंड पर लगने वाला असंतुलित बल ही उसे गति प्रदान करता है। ये ध्यान रखना है कि गति किसके कारण होती है? असंतुलित बलों के कारण होती है। संतुलित बल के कारण वह स्थिर अवस्था में रहती है वस्तु। आगे बढ़ते। न्यूटन ने 3 नियम दिए थे गति के संबंध में, जिसका प्रथम नियम क्या बोलता था कि यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर अवस्था में ही रहेंगी, गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील ही रहेंगी, ये जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं किया जा सकता या नहीं किया जाता। इस नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? जड़त्व का नियम, क्योंकि इस नियम से हमें जड़त्व की परिभाषा मिलती है। और वो परिभाषा क्या होती है कि किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है, जड़त्व कहलाता है। जड़त्व क्या है? किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है, जड़त्व कहलाता है। इनर्शिया बोला जाता है इसको इंग्लिश में। ठीक है। जड़त्व किस पे निर्भर करता है? जड़त्व द्रव्यमान पर निर्भर करता है, क्योंकि हल्की वस्तु को थोड़े से फोर्स लगाने से ही उसका मोशन चालू हो सकता है, लेकिन भारी वस्तु को ज़्यादा बल की आवश्यकता होती है। तो मतलब जड़त्व किस में ज़्यादा होगा? भारी वस्तु में जड़त्व ज़्यादा होता है। उसमें अवस्था परिवर्तन का जो जो गुण होता है, वो विरोध करने की जो प्रवृत्ति होती है वो ज़्यादा होती है। अवस्था परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। इसका मतलब द्रव्यमान पर निर्भर करता है हमारा जड़त्व। जितना ज़्यादा द्रव्यमान उतना ज़्यादा जड़त्व। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गति का दूसरा नियम, ये हमें बल की परिभाषा देता है। ये इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं कि प्रथम नियम किसकी परिभाषा देता है? जड़त्व की परिभाषा देता है। द्वितीय नियम किसकी परिभाषा देता है? बल की परिभाषा देता है।
अब बल की परिभाषा पढ़ने से पहले संवेग एक चीज पढ़ते हैं हम कि द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या होता है, हमारा संवेग कहलाता है। P इज इक्वल टू एम वी। एम को दर्शाते हैं हम किलोग्राम से, वी होता है हमारा मीटर पर सेकेंड, तो संवेग क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। द्रव्यमान किलोग्राम, वेग मीटर पर सेकेंड, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इसका मात्रक हो जाएगा। ठीक है, ये संवेग होता है। क्योंकि संवेग, जैसे यदि कोई ट्रक है वो धीरे गति से भी यदि किसी से टकराता है तो ज़्यादा चोटिल कर सकता है। ठीक है, और यदि यदि छोटी सी एक गोली, बंदूक से निकलने वाली गोली छोटी सी रहती है लेकिन तेज वेग से निकलती है, तब भी वो उतना ही चोटिल करती है। तो इसका मतलब है कि जो कोई ऐसी राशि है जो द्रव्यमान और वेग दोनों पे निर्भर करती है, उसको हम बोलते हैं संवेग। ठीक है, अब इसी पर बेस्ड न्यूटन ने अपना गति का दूसरा नियम दिया था संवेग पर आधारित, कि संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। ठीक है, कैसे? यदि कोई कार है, उसकी बैटरी खराब है, कार की बैटरी खराब है और उसको जब धकेला जाता है तो वो स्टार्ट नहीं होती, लेकिन मतलब एक बार में स्टार्ट नहीं होंगी, लेकिन जब उसकी गति बन जाती है, वो बल लगाए रखने पर जब उसकी गति बन जाती है तो वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इसका मतलब बल लगा रहे थे हम, लगातार बल लगाया हमने, तो उससे क्या हुआ, उसकी जो संवेग था उसमें परिवर्तन हुआ। मतलब उसका द्रव्यमान तो उतना है लेकिन वेग में परिवर्तन होने से उसके संवेग में परिवर्तन हुआ, और वो संवेग में परिवर्तन किसके समानुपाती रहेगा, लगाए गए बल के समानुपाती रहेगा। ठीक है, तो F समानुपाती m, और ये आएगा वेग में परिवर्तन की दर। क्योंकि संवेग में परिवर्तन बोला है तो प्रारंभिक संवेग क्या बोलेंगे हम, mv बोलेंगे, और अंतिम संवेग क्या होंगे, mu बोलेंगे। द्रव्यमान गुणा वेग, तो प्रारंभिक संवेग माइनस अंतिम संवेग, ये क्या हुआ, संवेग में परिवर्तन की दर, मतलब बटे में आएगा समय, तो ये हो गया संवेग में परिवर्तन की दर। इसमें से m कॉमन ले लिया तो v माइनस यू बटे टी आएगा, और ये क्या है, ये लिखा हुआ है वेग में परिवर्तन की दर। v माइनस यू क्या है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, और बटे में समय मतलब की दर। वेग में परिवर्तन की दर क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर हमारा त्वरण कहलाता है। तो ये a लिख दिया हमने, त्वरण। ठीक है, तो F इज इक्वल टू एम ए, F इज इक्वल टू एम ए हमारा ये दूसरा नियम है गति का। इसमें जो बल है इसकी जो यहाँ से परिभाषा से एम ए से हम इसका मात्रक निकाल सकते हैं। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर इसको बोलते हैं न्यूटन। और एक इसका सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है डाइन। क्या मात्रक होता है, डाइन, और 1 न्यूटन में 10⁵5 डाइन होते हैं। ये भी याद रखना है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, तो 10⁵5 डाइन होते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है ये कि एक 5 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर 2 सेकंड के लिए एक नियत बल कार्यरत होता है। क्या है, 5 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु है जिस पर 2 सेकंड के लिए एक नियत बल कार्यरत है। यह वस्तु के वेग को 3 मीटर पर सेकंड से बढ़ाकर 7 मीटर पर सेकंड कर देता है। लगाए गए बल की मात्रा की याद कीजिए। ठीक है, तो हमारा द्रव्यमान हमें दिया हुआ है 5 किलोग्राम, प्रारंभिक दिया हुआ है, वेग दिया हुआ है u इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड, अंतिम वेग दिया है v इज इक्वल टू 7 मीटर पर सेकेंड, समय दिया हुआ है 2 सेकेंड। तो हम बल बराबर m v माइनस यू बटे टी में वैल्यू रखेंगे। m का मान है हमारा 5, v का मान है हमारा 7, u का मान है हमारा 3, और बटे में आएगा समय मतलब 2, तो 5 गुणा 4 बटे 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो आंसर आएगा 10 न्यूटन। तो बल कितना आ जाएगा, 10 न्यूटन का बल हमारा आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बस फॉर्मूले में वैल्यू रखना है। ठीक है, समझ गए कैसे करेंगे, बल की मात्रा निकालना है तो बल का फॉर्मूला याद किया, इनके रूप में जो दिए गए राशि है उनके रूप में, द्रव्यमान, अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग और समय के रूप में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, किसमें अधिक बल की आवश्यकता होगी, 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु को 5 मीटर पर सेकेंड की दर से त्वरित करने में, या 4 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु को 2 मीटर प्रति सेकेंड की दर से त्वरित करने में। सिंपल सी बल की तुलना करना है हमें, तो बल निकालना पड़ेगा, और बल क्या होता है, F इज इक्वल टू एम ए,
क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट त्वरण दिया हुआ है। त्वरण कैसे पहचानेंगे हम, इस मात्रक से भी पहचान सकते हैं कि मीटर पर सेकेंड, ये किसका मात्रक होता है, ये मात्रक होता है त्वरण का, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा 2 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु, तो 2 गुणा 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 न्यूटन। पहले वाले के लिए 10 न्यूटन चाहिए, दूसरे वाले के लिए 4 गुणा 2 मतलब 8 न्यूटन। तो ज़्यादा किसके लिए चाहिए, 2 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को 5 न्यूटन पर से 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को त्वरित करने के लिए। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक कार है, एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है और ब्रेक लगाने के बाद यह रुकने में 4 सेकंड का समय लेती है। कार पर ब्रेक लगाए जाने के बाद लगने वाले बल की गणना करना है। कार का यात्रियों सहित कुल द्रव्यमान 1000 किलोग्राम है। ठीक है, तो कार का प्रारंभिक वेग दिया हुआ है 108 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि उसी गति से चल रही है तो ये हमारा प्रारंभिक हो जाएगा। तो 108 किलोमीटर प्रति घंटे में है, बाकी सब सेकंड में दिया हुआ है, तो इसलिए हमें इसे मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो 108 को 5/18 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 30, क्योंकि ये कटेगा, ये कट जाएगा हमारा 6 बार, 18×108। ठीक है, इसके बाद जो अंतिम वेग है, क्योंकि ब्रेक लगाने के बाद कार रुक रही है, रुकना मतलब विराम अवस्था में आना, तो अंतिम वेग हो जाएगा 0। कितने समय बाद रुक रही है, 4 सेकंड, तो समय हो जाएगा t बराबर 4 सेकंड। और द्रव्यमान दिया हुआ है 1000 किलोग्राम। हम यहाँ से त्वरण निकाल सकते हैं, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय, 0 - 30/4, 0 - 30/4 हो जाएगा -30/4। और F = ma से अब हम निकालेंगे बल, F = ma, तो m का मान है 100, 1000 और a का मान है -30/4, तो इसको हम कैंसिल करेंगे और हमारा आंसर निकालेंगे। 4 से 1000 ये 250 बार कट जाएगा, और ये 250 में 3 का गुणा होगा तो 750 आएगा, और एक जीरो और लगा हुआ है और ये माइनस में रहेगा, इसका मतलब मंदन हो रहा है। माइनस का क्या मतलब है, मंदन हो रहा है, ब्रेक लगा रहे हैं तो मंदन होगा। तो इस प्रकार से -7500 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब लास्ट हमारा तृतीय नियम, गति का तृतीय नियम करेंगे कि क्या है। नियम बोलता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, ये तृतीय नियम होता है। और ये किस पे बेस्ड होता है, ये संवेग संरक्षण के नियम पर बेस्ड होता है। किस पे बेस्ड होता है, संवेग संरक्षण के नियम पर बेस्ड होता है। दो वस्तुओं का कुल संवेग टकराने की प्रक्रिया में अपरिवर्तित रहता है। संवेग संरक्षित रहने का मतलब है कि संवेग में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, उसको बोलते हैं संवेग का संरक्षण होना। ठीक है, एक क्वेश्चन इस पे बेस्ड करते हैं, और ये लेक्चर का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि 2 किलोग्राम के एक पिस्टल से 20 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली 150 मीटर पर सेकंड के क्षैतिज वेग से छोड़ी जाती है। पिस्टल के पीछे हटने के वेग का परिकलन कीजिए। 2 किलोग्राम की एक पिस्टल है, उसमें 20 ग्राम की द्रव्यमान की एक गोली है। जब उसको हम छोड़ रहे हैं तो वो 150 मीटर पर सेकंड के वेग से छोड़ी जाती है। तो छोड़ेंगे तो पिस्टल भी पीछे की ओर हटती है, तो वो पीछे किस वेग से हट रही है उसका हमें वेग निकालना है। तो सबसे पहले गोली का द्रव्यमान कितना है, 20 ग्राम। इसको किलोग्राम में बदलेंगे 0.02 kg। ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग दिया जाता है। ठीक है, पिस्टल का द्रव्यमान 2 किलोग्राम है। गोली एवं पिस्टल का प्रारंभिक वेग पहले तो हमारे हाथ में रहेंगे तो स्थिर ही रहेंगे ना, वो तो 0 रखेंगे। छूटने के बाद वेग कितना है, छूटने के पहले संवेग निकालेंगे, छूटने के बाद संवेग निकालेंगे, दोनों को बराबर रखेंगे संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार। तो छूटने से पूर्व कुल संवेग कितना हो जाएगा, कुल द्रव्यमान गुणा वेग। तो कुल द्रव्यमान 2 + 0.02 गुणा 0, क्योंकि इसमें बंदूक और गोली दोनों का वेग आएगा। ठीक है, तो 0 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये हमारा छूटने से पहले कुल संवेग हो गया। छूटने के बाद कुल संवेग क्या होगा, अब छूटने के बाद गोली का वेग अलग है और बंदूक का वेग पीछे हटने वाला वो अलग रहेगा। ठीक है, 0.02 का गुणा करेंगे 150, क्योंकि गोली जा रही है 150 मीटर पर सेकंड से, तो ये आ जाएगा 3 और ये है 2v, 3 + 2v। छूटने के बाद कुल संवेग कितना जाएगा, 3 + 2v। तो छूटने के बाद कुल संवेग 3 + 2v बराबर होगा छूटने के पहले 0 के। तो यहाँ से v का माना जाएगा -3/2 या -1.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो गोली का वेग यदि 150 मीटर पर सेकेंड है तो पिस्टल का पीछे हटने का वेग कितना हो जाएगा, -1.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, समझ में आ गया कैसे करना है क्वेश्चन को, संवेग संरक्षण के नियम से लगाना है हमें। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड लेक्चर
जो कि था बल तथा गति के नियम, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार के लेक्चर आगे भी आपको मिलते रहेंगे। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।